नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है तरुण गुप्ता। हमने लाइफ प्रोसेस में देखा था कि कैसे ऑर्गन्स काम करते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम देखेंगे कि ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, मतलब ऑर्गन्स मिलजुल कर एक साथ काम कैसे करते हैं। और हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम ऑर्गन्स को कंट्रोल कैसे करता है। बाकी हम प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में भी देखेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं स्टिमुलाई की। स्टिमुलाई वो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं जिन पर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे डर, दर्द, गर्मी या सनलाइट। इन स्टिमुलाई के कारण हमारे बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होती है। अब सवाल आता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जब अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करके किसी स्टिमुलस के प्रति एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स देते हैं। एनिमल्स में तो नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स दोनों होते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिस्पॉन्स बहुत क्विक होते हैं। लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसलिए वे सिर्फ हॉर्मोन्स पर डिपेंड करते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज बहुत स्लो होते हैं। इन प्लांट्स हार्मोन को फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि फाइटो का मतलब ही प्लांट होता है। अब देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ में 3 स्टेजेस होती हैं: सेल डिवीजन ग्रोथ, सेल एनलार्जमेंट एक्सपेंशन, सेल डिफरेंशिएशन स्पेशलाइजेशन। क्या आपको पता है कि कुछ बीज और कलियां डोरमेंट इनएक्टिव स्टेट में होते हैं? इस स्टेट में उनका मेटाबॉलिज्म लगभग रुक जाता है और उन्हें उगने के लिए कुछ खास कंडीशंस की जरूरत होती है, जैसे पानी, गर्मी, हवा और हार्मोन्स। इन सभी एक्टिविटीज को हम डोरमेंसी कहते हैं। चलते हैं प्लांट्स हार्मोन की तरफ। हमारे पास 4 मेजर टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं: ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड, एबीए। इनमें से पहले 3 यानी ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकिनिन्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड, एबीए ग्रोथ को रोकता है, मतलब इनहिबिट्स ग्रोथ। ऑक्सिन्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ऑक्सिन सेल एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, मतलब बढ़ाता है। ऑक्सिन्स फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, मतलब बढ़ाता है। ऑक्सिन्स फोटोट्रोपिक लाइट और जियोट्रोपिक ग्रेविटी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सिन्स शूट टिप्स और रूट टिप्स में बनते हैं। एक शानदार बात, ऑक्सिन्स लाइट से दूर जाते हैं और ग्रेविटी की तरफ आते हैं। ऑक्सिन्स स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, लेकिन रूट्स की ग्रोथ को स्लो करते हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन्स का यूज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी होता है। अब देखते हैं जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स ऑक्सिन की प्रेजेंस में सेल एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन को बढ़ाते हैं। जिबरेलिन्स सीड्स और बर्ड्स की डोरमेंसी को तोड़ते हैं। जिबरेलिन्स शूट एक्सटेंशन और एलोंगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जिबरेलिन्स स्टेम ग्रोथ और लीफ एक्सपेंशन को स्टिमुलेट भी करते हैं। आइए अब बाकी 2 हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। देखते हैं साइटोकिनिन्स को। साइटोकिनिन्स, इनका मेन काम सेल डिवीजन को प्रमोट करना है। साइटोकिनिन्स भी सीड्स और बर्ड्स की डोरमेंसी को तोड़ते हैं। साइटोकिनिन्स पत्तों की एजिंग को डिले करते हैं। साइटोकिनिन्स स्टोमेटा के खुलने में हेल्प करते हैं। साइटोकिनिन्स फ्रूट ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। देखते हैं अब एब्सिसिक एसिड, एबीए। एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये ग्रोथ को रोकता है। एब्सिसिक एसिड सीड्स और बर्ड्स में डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद करने में भी मदद करते हैं। एब्सिसिक एसिड पत्तों के विल्टिंग, मुरझाना और एब्सिसन गिरने को बढ़ावा देते हैं, मतलब पत्ते मुरझाते और गिरते एब्सिसिक एसिड के कारण ही हैं। एब्सिसिक एसिड के कारण फ्लावर और फ्रूट्स अलग हो जाते हैं। नोट्स: प्लांट के पार्ट्स के मूवमेंट को हम यूजुअली ग्रोथ मूवमेंट मानते हैं। प्लांट्स में होने वाले मूवमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है: नेस्टीज और ट्रोपिज्म। नेस्टीज या फिर नेस्टिक मूवमेंट, ये वो मूवमेंट होती है जहां प्लांट पार्ट की डायरेक्शन स्टिम्युलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल थिग्मोनेस्टी एंड फोटोनेस्टी।
इनको समझते हैं। थिग्मोनेस्टी, टच के रिस्पॉन्स में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जैसे मिमोसा पुडिका छुई हुई प्लांट्स की पत्तियों को छूने पर तुरंत सिकुड़ जाती हैं। इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। फोटोनेस्टी, लाइट के रिस्पॉन्स में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जैसे मून फ्लावर की पेटल्स रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। अब देखते हैं ट्रॉपिज्म क्या है। ये वो मूवमेंट होती है जहां प्लांट्स पार्ट्स की डायरेक्शन स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, जब प्लांट्स का कोई भी पार्ट स्टिमुलस की तरफ जाता है या बढ़ता है। नेगेटिव ट्रॉपिज्म, जब प्लांट्स का कोई भी पार्ट स्टिमुलस से दूर जाता है या बढ़ता है। आइए कुछ और ट्रॉपिज्म को देखते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, इसका स्टिमुलस है लाइट। जियोट्रॉपिज्म, इसका स्टिमुलस है ग्रेविटी। कीमोट्रॉपिज्म, इसका स्टिमुलस है केमिकल। हाइड्रोट्रॉपिज्म, इसका स्टिमुलस है वाटर। थिग्मोट्रॉपिज्म, इसका स्टिमुलस है टच। डिटेल में देखते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, प्लांट्स पार्ट्स का लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट को फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। स्टेम, शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है, स्टेम लाइट की तरफ मुड़ता है। रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाती हैं, रूट्स लाइट से दूर जाती हैं। जियोट्रॉपिज्म, प्लांट्स पार्ट का ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट को जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। स्टेम, शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है, स्टेम ऊपर की तरफ जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी। रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है, रूट्स नीचे की तरफ बढ़ती है विद द ग्रेविटी। बाकी के ट्रॉपिज्म को और अच्छे से समझते हैं। कीमोट्रॉपिज्म, प्लांट्स पार्ट्स का केमिकल के रिस्पॉन्स में मूवमेंट को कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। रूट्स का सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की तरफ बढ़ना पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है। रूट्स का टॉक्सिक सब्सटेंस से दूर बढ़ना नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म है। एक और शानदार एग्जांपल है पोलन ट्यूब में कीमोट्रॉपिज्म। सबसे पहले जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिरता है तो वह उस पर चिपक जाता है। स्टिग्मा जो उस समय पूरी तरह से राइप होता है, मतलब पका होता है, एक शुगर जैसा सब्सटेंस रिलीज करता है। ये शुगर सब्सटेंस स्टाइल से होते हुए ओवरी की तरफ जाता है। इस शुगर सब्सटेंस की स्टिमुलाई के कारण पोलन ग्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करता है और एक पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देता है। ये पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए आगे बढ़ती है सीधे ओवरी की तरफ। जब ये पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच जाती है तो उसके अंदर का मेल न्यूक्लियस नीचे की तरफ मूव करता है। ये न्यूक्लियस ओव्यूल के अंदर फीमेल न्यूक्लियस के पास जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। प्लांट पार्ट्स का वाटर के रिस्पॉन्स में मूवमेंट को हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। रूट्स का सॉइल में मॉइस्चर की तरफ बढ़ना पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है। थिग्मोट्रोपिज्म, प्लांट्स पार्ट्स का टच के रिस्पॉन्स में मूवमेंट को थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्लाइंबिंग पार्ट्स के टेंड्रिल्स जब सपोर्ट के लिए चारों तरफ लिपट जाती हैं, उसको हम पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। रूट्स का रॉक जैसे ऑब्स्टिकल्स से दूर बढ़ना नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। नेक्स्ट है ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन। चलिए ऑक्सिन हार्मोन के बारे में थोड़ा और डीप में समझते हैं। ऑक्सिन इन शूट स्टेम, जब सनलाइट ऊपर से आती है, स्टेम टिप पे मौजूद ऑक्सिन हार्मोन पूरे स्टेम में एक समान यूनिफॉर्मली फैल जाता है। इस वजह से स्टेम दोनों साइड एक जैसे तरीके से ग्रो करता है और स्टेम सीधे ऊपर बढ़ता है। ये है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जब सनलाइट एक तरफ से आती है, जैसे कि राइट हैंड साइड, ऑक्सिन हार्मोन स्टेम के शेडी साइड लेफ्ट हैंड साइड में जमा हो जाता है। ज्यादा ऑक्सिन होने के कारण लेफ्ट साइड तेजी से बढ़ती है और राइट साइड लंबी हो जाती है। इसी वजह से स्टेम राइट साइड की तरफ मुड़ जाती है लाइट की डायरेक्शन में। सेकंड है ऑक्सिन इन रूट। रूट टिप में प्रेजेंट ऑक्सिन ग्रेविटी की वजह से रूट टिप में ही जमा हो जाता है। अब ऑक्सिन रूट टिप पर है तो रूट सॉइल में डीप ग्रो करते हैं। बहुत ही डिफरेंट होता है स्टेम से। रूट में ऑक्सिन का कलेक्ट होना या एक्यूमुलेट होना सेल एलोंगेशन को रोकता है। इंपॉर्टेंट नोट, ऑक्सिन शूट ग्रोथ को बढ़ाता है और रूट ग्रोथ को घटाता है। ये शूट को सनलाइट की तरफ मुड़ता है और रूट को सनलाइट से दूर भेजता है। अब देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स में होने वाले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। ह्यूमंस में ये काम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम के थ्रू होता है। देखते हैं नर्वस सिस्टम को। सबसे पहले समझते हैं रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स ये सेल्स या सेल्स का ग्रुप होता है जो सेंस ऑर्गन्स में पाया जाता है और स्टिमुलाई की ओर सेंसिटिव होता है, जैसे लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, ईटीसी। हर सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग स्टिमुलाई को देखते हैं। ये सभी रिसेप्टर्स सराउंडिंग से स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, उसके बाद
ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज को सेंसरी नर्व के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक भेजते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स आंखों में होते हैं और लाइट को डिटेक्ट करते हैं। फोनो रिसेप्टर्स कानों में होते हैं और साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाक में होते हैं और स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जीभ में होते हैं और टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स स्किन में होते हैं और हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं। नोट, इफेक्टर्स वो मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं जो रिसेप्टर्स के मैसेज के रिस्पॉन्स में काम करते हैं। अब देखते हैं न्यूरॉन्स को। नर्वस सिस्टम नर्व सेल्स या न्यूरॉन से बना होता है जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में मैसेज कैरी करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। एक न्यूरॉन की सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस होता है। इस सेल बॉडी से कई सारे लॉन्ग और थिन फाइबर्स बाहर की तरफ निकलते हैं जिन्हें नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। न्यूरॉन्स की बॉडी पर प्रेजेंट शॉर्टर फाइबर्स को डेंड्राइट्स कहते हैं और इसके सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर को हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ एक इंसुलेटिंग और प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। ये माइलिन फैट और प्रोटीन से बनी होती है। डेंड्राइट्स रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को पिकअप करते हैं। ये इम्पल्सेस को सेल बॉडी तक और फिर एक्सॉन से होते हुए आगे पास करते हैं। एक्सॉन इस इम्पल्स को एक जंक्शन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। इस जंक्शन का नाम है सिनेप्स। न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, ये न्यूरॉन सेंसरी सेल्स या रिसेप्टर्स से इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स के ग्रुप को सेंसरी नर्व्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को मसल सेल्स या इफेक्टर्स की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स के ग्रुप को हम मोटर नर्व्स कहते हैं। रिले न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। यहाँ ये दूसरे न्यूरॉन्स के बीच लिंक्स का काम करते हैं। रिले न्यूरॉन के ग्रुप को रिले नर्व्स कहते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच में हमेशा एक बहुत ही छोटा गैप होता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। इस छोटे गैप के ऊपर से नर्व इम्पल्सेस को एक केमिकल सब्सटेंस द्वारा ले जाया जाता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस कहते हैं। एक सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट रिसेप्टर एक सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होता है। जब कोई स्टिमुलस रिसेप्टर पर एक्ट करता है तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है जो उसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करती है। ये इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से उसके सेल तक पहुंचाती है और फिर उसके एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक ट्रेवल करती है। नर्व एंडिंग पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टाइनी अमाउंट में केमिकल सब्सटेंस को साइनेप्स गैप में रिलीज करती है। ये केमिकल सब्सटेंस साइनेप्स को क्रॉस करता है और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। इसी तरह ये इम्पल्स अगले और तीसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर हो सकती है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस तब तक चलती है जब तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में प्रेजेंट रिले न्यूरॉन तक नहीं पहुंच जाती। रिले न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स भी इसी तरह जुड़कर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं, मतलब मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है याद रखने वाली बात, साइनेप्स यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केमिकल सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ एक्सॉन एंडिंग से ही रिलीज होता है, डेंड्राइट से केमिकल सब्सटेंस रिलीज नहीं होता। देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स के ऑर्गन्स को। मेन ऑर्गन्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अदर ऑर्गन्स आई, नोज, स्किन, टंग और ईयर। ये याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक थिर नर्व बंडल होती है। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, विसरल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ये ब्रेन से निकलती हैं और हेड के सभी पार्ट्स को सीधे ब्रेन से जोड़ती हैं। स्पाइनल नर्व्स ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और हेड के अलावा बॉडी के बाकी सभी पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती हैं। थर्ड है विसरल नर्व्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स को स्पाइनल कॉर्ड और कुछ ब्रेन से जोड़ती हैं। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स भी 2 तरह के होते हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स ये वो नर्व्स हैं जो बॉडी पार्ट से मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक कैरी करती हैं।
मोटर नर्व्स, ये वो नर्व्स हैं जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को बॉडी पार्ट्स तक एक्शन के लिए कैरी करती हैं। याद रखना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों संभालते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स हैं, पीएनएस, सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्रेनियल, स्पाइनल, विसुअल नर्व्स आती हैं। हमारी बॉडी की सभी नर्व्स मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्स एक्शन और आर्क्स। रिफ्लेक्स एक्शन, ये वो रैपिड और इनवॉलंटरी एक्शन होता है जो हम अपने आप करते हैं, जैसे आंखों का झपकना, ब्लिंकिंग, छींकना, स्नीजिंग। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर नर्व इंपल्स जो रूट रास्ता लेते हैं उनको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। मान लीजिए सपोज आपने एक गर्म चीज को छुआ। जैसे ही हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, बहुत ही जल्दी और बिना सोचे हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। यही है रिफ्लेक्स एक्शन। जहां हीट स्टिमुलस है जिसे हाथ में प्रेजेंट थर्मो रिसेप्टर सेंस करता है। रिसेप्टर एक सेंसरी न्यूरॉन्स में इंपल्स ट्रिगर करता है जो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। स्पाइनल कॉर्ड में इंपल्स रिले न्यूरॉन के पास जाता है और इसे मोटर न्यूरॉन को देता है। मोटर न्यूरॉन इंपल्स को आर्म की मसल इफेक्टर तक पहुंचाता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और आप तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये सब बिना सोचे समझे होता है और इतनी बड़ी प्रोसेस सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ये वो रिफ्लेक्सेस हैं जिनमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड शामिल होती हैं, जैसे लेग्स में क्रैम्प आना, ईटीसी। क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, ये वो रिफ्लेक्सेस हैं जिनमें ब्रेन शामिल होता है, मतलब ब्रेन प्रेजेंट होता है, जैसे कि चीखना, आंखों की प्यूपल का डार्क और ब्राइट लाइट में साइज बदलना। देखते हैं टाइप्स ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो होते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम ऑर्गन्स की एक्टिविटी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है बिना हमारी कॉन्शियस कंट्रोल की, जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वेटिंग। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ये वो एक्शन है जिनमें सोच विचार कर और कॉन्शियस कंट्रोल की जरूरत होती है, जैसे कि डांसिंग, साइकिलिंग, टेकिंग अ फुटबॉल वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, इंपॉर्टेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। ब्रेन, ये खोपड़ी मतलब स्कल के अंदर एक बोनी बॉक्स में होता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन को 3 रीजन में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है जो दिमाग का मेन थिंकिंग पार्ट है। ये सभी वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ये रिसेप्टर्स के जरिए सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है और मोटर एरिया या इफेक्टर यानी मसल्स को इंस्ट्रक्शन देता है। ये पिछली एक्सपीरियंसेस की इंफॉर्मेशन को भी इंटरप्रेट करता है, मतलब हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ है या क्या क्या अच्छा हुआ है ये सब याद रखेगा। मिड ब्रेन विजुअल और ऑटरी स्टिमुलाई के जवाब में सिर, गर्दन और धड़ यानी छाती, पेट, पेल्विस और पीठ की रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये पैरों और मांसपेशियों की रिफ्लेक्स मूवमेंट, प्यूपल्स की साइज में चेंज और आई लेंस की शेप को भी कंट्रोल करता है। हिड ब्रेन, इसमें 3 सेंटर्स होते हैं, पोन्स, सेरिबलम एंड मेडुला। पोन्स रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। सेरिबलम बॉडी के पोस्चर और बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि वॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, पेंसिल को उठाना, ईटीसी। मेडुला कई इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, एलिमेंट्री कैनल का पेरिस्टेटलिक मूवमेंट। ये स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग और स्लाइवेशन जैसे रिफ्लेक्स का भी कंट्रोलिंग सेंटर है, मतलब इन सबको कंट्रोल करता है। फिर है स्पाइनल कॉर्ड, ये वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको बैकबोन भी कहा जाता है, उसके अंदर होता है। इसको वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है। ये मेडुला से शुरू होकर पेल्विस तक एक्सपेंड होता है। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो शरीर की एक्टिविटी और ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होता है, मतलब रिलीज होता है। ये सीधे ब्लड में डाले जाते हैं और पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इन्हें केमिकल मैसेंजर या केमिकल सिग्नल भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड,
ये अपने प्रोडक्ट्स, केमिकल्स या एंजाइम्स को डक्ट के जरिए सीक्रेट करते हैं, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा को डक्ट में सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं इनको, ये अपने प्रोडक्ट हार्मोन्स को सीधे ब्लड में सीक्रेट करते हैं और इनमें कोई डक्ट नहीं होता, जैसे कि एड्रेनालाइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स बनाते हैं वो नर्वस सिस्टम और बॉडी ऑर्गन्स के बीच केमिकल मैसेंजर के जैसे एक्ट करते हैं। नोट, कुछ ग्लैंड्स के पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल पेनक्रियास, पेनक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। ये इंसुलिन नाम के हार्मोन सीक्रेट करता है जो खून में सीधे मिल जाते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो एक डक्ट के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं और खाना पचाने में, खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। टेस्टिस, टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है जो मेल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। टेस्टिस एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ये स्पर्म, मेल सेक्स सेल्स बनाता है और उन्हें डक्ट्स में रिलीज करते हैं। ओवरीज, ओवरीज एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है, मतलब रिलीज करती है, जो फीमेल बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ये ओवा या एग फीमेल सेक्स सेल्स रिलीज करती है जो एक डक्ट में रिलीज होता है। अब देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ग्रुप है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ये सिस्टम भी हमारे शरीर की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में होता है। इसका काम पिट्यूटरी हार्मोन्स के सीक्रेशन को कंट्रोल करना है, मतलब पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज किस तरीके से होगा ये हाइपोथैलेमस देखेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के ठीक नीचे होता है और ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है बोन्स और मसल्स को। ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से ड्रॉफिज्म होता है, मतलब हाइट छोटी रह जाती है, और ज्यादा सीक्रेशन हुआ मतलब ज्यादा रिलीज हुआ तो बहुत लंबे हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड गर्दन के पास विंड पाइप से जुड़ा होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है जिसमें आयोडीन है। थायरोक्सिन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर डिसीज होती है जिसमें गर्दन सूज जाती है। ये सूजन स्वेलिंग थायराइड ग्लैंड के बड़े होने के कारण होती है। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट को यूज करें तो हम गोइटर डिसीज से बच सकते हैं। फोर्थ है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है और पैराथोर्मोन सीक्रेट करता है। ये ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है। थाइमस ग्लैंड, ये ग्लैंड गर्दन के नीचे हिस्से और चेस्ट के ऊपर हिस्से में होता है और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। पेनक्रियास पेट के नीचे होता है और ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। इंसुलिन ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज डिसीज होती है। डायबिटीज की बीमारी में ब्लड और यहाँ तक कि यूरिन में भी बहुत ज्यादा शुगर पाई जाती है। डायबिटिक लोगों को शुगर का इंटेक कम करने की सलाह दी जाती है। कॉमन डायबिटीज को डाइट कंट्रोल, पेट कम करना, एक्सरसाइज और दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि सीवियर केसेस में इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सेवंथ है एड्रेनालाइन ग्लैंड्स। इसको हम ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। ये दोनों किडनी के टॉप पर होता है। एड्रेनालाइन हार्मोन सीक्रेट करता है। एड्रेनालाइन हार्मोन हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। डर या एक्साइटमेंट के समय एड्रेनालाइन हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है जो हमें फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। एड्रेनालाइन हार्मोन वैसे तो हमेशा स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होता रहता है 24 घंटे, लेकिन जब इंसान डर या एक्साइटमेंट में होता है तो ये लार्ज अमाउंट में निकलता है और हमारी बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करता है। ये हमारी हार्ट बीट और ब्रीथिंग को तेज कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है और ज्यादा ग्लूकोज को खून में जाने देता है। इससे हमें तुरंत बहुत एनर्जी मिलती है ताकि हम फाइट कर सकें, लड़ सकें या फ्लाइट कर सकें, भाग जाएं। नेक्स्ट है टेस्टिस। ये सिर्फ मेल्स में होता है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ये मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीचर्स को डेवलप करता है, जैसे डीपर वॉइस, बियर्ड एक्सेट्रा। टेस्टोस्टेरोन की वजह से होने वाले ये सभी चेंजेस मेल प्यूबर्टी से जुड़े हैं। 13 से 14 साल की उम्र में ये चेंजेस लड़कों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ओवरीज। ये सिर्फ फीमेल्स में होती हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाती हैं। ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और फीचर्स को डेवलप करती हैं, जैसे कि सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट स्किन etc। ईस्ट्रोजन की वजह से होने वाले ये सभी चेंजेस फीमेल प्यूबर्टी से जुड़े हैं। 10 से 12 साल की उम्र में ये चेंजेस लड़कियों में पाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लास्ट है पीनल ग्लैंड। ये ग्लैंड ब्रेन के बीच में होता है। ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी के स्लीप पैटर्न और वेकफुलनेस को रेगुलेट करता है। ये ज्यादा मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है जब हम अंधेरे में होते हैं या फिर डार्क रूम में होते हैं। मेलाटोनिन की डिफिशियंसी से स्लीप डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, एज ज्यादा दिखना, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर भी होता है। तो देखा आपने हमारी बॉडी में कैसे अमेजिंगली तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ये चैप्टर आपको ये समझने में मदद करेगा कि हमारी दुनिया कितनी ऑर्गेनाइज्ड और इंटरकनेक्टेड है। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।